हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है गुरुकुल एजुकेशन क्लासेस पर। दोस्तों, हम कर रहे थे आर.एस. अग्रवाल का एक टॉपिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि निर्देशांक ज्यामिति। इसका पार्ट 1 हमने बनाया था। उस पार्ट 1 में जैसा कि आपने वीडियो देखा होगा, उसमें हमने जिक्र किया था चतुर्थांश कैसे बताएं कि कोई भी x और y की वैल्यूज के बेसिस के ऊपर जो है कौन से चतुर्थांश में वो जो निर्देशांक हैं वो पढ़ेंगे। इसके साथ साथ हमने उस चतुर्थांश में दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना सीखा। और तीसरा हमने किया था कि यदि तीन बिंदु चार चतुर्थांशों में अगर कहीं पर भी कोई तीन बिंदु जो एक रेखा में ना हो या फिर एक रेखा में हो, तो अगर एक रेखा में नहीं है तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात करें, ये हमने सीखा था उसमें। इसके साथ साथ हमने ये भी सीखा था कि वो तीन बिंदु जिससे हमने त्रिभुज बना करके उसका क्षेत्रफल ज्ञात किया, अगर वो एक ही रेखा में स्थित हैं या नहीं है, इसका भी हम जो है उसी फॉर्मूले की हेल्प से उसको निकालना हमने सीखा था, जिसका हमने समरेख या सरेख और इंग्लिश में कोलिनियर जिसको कहा था। आज के वीडियो में हम करने वाले हैं इसकी बची हुई टाइप्स और इसके कुछ फॉर्मूले। इसमें से एक है त्रिभुज का केंद्रक के निर्देशांक ज्ञात करना, यानी कि किसी त्रिभुज के तीन सिरस, आप सभी जानते ही होंगे कि त्रिभुज के तीन सिरस जहां पर हमारा कोण बनता है, या ये कह लो कि जहां पर त्रिभुज की कोई भी दो भुजाएं आपस में मिलती हैं वो उसके शीर्ष कहलाते हैं। और ये तीन शीर्ष बनेंगे क्योंकि त्रिभुज के अंदर तीन जगह पे तीन कोणे, आप ये हमारी आम भाषा में लोकल लैंग्वेज में कहें तो जहां पर दो भुजाएं आपस में इस तरह से मिल करके एक कोण बनाती हैं तो ये शीर्ष कहलाता है। ये बिंदु जो बनेगा, जिस बिंदु पर ये एक दूसरे को मिलती हैं, ये इसके शीर्ष कहलाते हैं। और किसी भी त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं और उन तीन बिंदु शीर्षों के अगर हमारे पास निर्देशांक हैं तो हम जो है उसका केंद्रक क्या होता है, शीर्ष से कोई लंब डाला जाए किसी सामने की भुजा के ऊपर, तो तीनों जो लंब डाले गए हैं तीन ही शीर्षों से, हम एग्जांपल के साथ करेंगे इस क्वेश्चन को, तो किसी एक बिंदु पर काटेंगे, ये बिंदु उस त्रिभुज का केंद्रक कहलाता है, सेंट्रोइड, जिसको इंग्लिश में कहते थे हम सेंट्रोइड। तो उस सेंट्रोइड के जो है आप जो है निर्देशांक निकाल सकते हैं। और इसके साथ साथ आज के वीडियो में हम करने वाले हैं कि हम पहचान कर सकते हैं निर्देशांकों की सहायता से कि दिए गए निर्देशांक जो हैं किसी वर्ग के हैं, आयत के हैं, समचतुर्भुज के हैं या फिर समांतर चतुर्भुज के हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो निर्देशांक ज्यामिति पार्ट 2। शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक गुरुकुल एजुकेशन क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं निर्देशांक ज्यामिति पार्ट 2। तो जैसा कि मैंने कहा कि इसमें जो है हमारे जो क्वेश्चन होने वाले हैं आज के, तो उसमें एक तो है कि कोई जिसका जिक्र मैंने अभी तक किया नहीं है, अभी हम करने वाले हैं। माना कि देखिए, पर्सन में ले लेता हूं, डायरेक्ट हमारा डाउट क्लियर हो जाएगा और उसके बारे में हम डिस्कशन कर लेंगे। कोई बिंदु ए है और उसके निर्देशांक दिए गए हैं 4 और -3, इसके निर्देशांक दिए गए हैं। और दूसरा बिंदु है बी और उसके भी निर्देशांक दिए गए हैं 9 और 7, इसके निर्देशांक है। दो बिंदु ऐसे हैं, ये दो बिंदु हैं, ये दो बिंदु हैं। तो बिंदु P के निर्देशांक क्या होंगे? वो कहता है कि बिंदु P के निर्देशांक क्या होंगे? ये बिंदु P कहां पर होगा, क्या होंगे, जबकि वह बिंदु AB को 3:2 को, यानी कि ये जो P बिंदु जो है, P बिंदु AB को, यानी कि A और B ये दो बिंदु हैं, अगर इनको मिला दिया जाए आपस में तो इस AB जो एक रेखा बनती है या एक दूरी बनती है, ये P बिंदु इस AB को, इस भुजा AB को या इस लंबाई AB को किसी अनुपात में, यानी कि 3:2 के अनुपात में विभाजित करेगा। अनुपात में विभाजित, देखो प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा कि ये टाइप्स, जैसा कि मैं इसको इनिशियली मैं आपको बता नहीं पाया कि हमारी टाइप आज ये भी है कि इसमें क्या है कि आपको निर्देशांक ज्यामिति के टॉपिक में आपको कोई दो बिंदु दिए गए हैं, जैसे कि इस प्रश्न में ए और बी बताया गया। अगर
इस ए बी, अगर आप इसको एक ए बी रेखा, जैसे ये चतुर्थांश में कहीं कहीं पर है, ये बनाने की आवश्यकता नहीं होती है, अंडरस्टैंडिंग की बात होती है। तो जैसे कि इसने 4 और -3 बताया, जमा का x और माइनस का 3 कौन से चतुर्थांश में होता है, हम पता लगा लेते हैं। तो मान लिया कि जैसे वो ये भुजा है, ये ए और यहाँ पर बी है, मान लिया उदाहरण के लिए मैंने वैसे ही ले लिया, हो सकता है ऐसा ना भी हो, बट ए बी जो है एक रेखाखंड है या दो बिंदु हैं हमारे इस चतुर्थांश में, जिसके निर्देशांक दिए गए हैं 4 और -3, और बी के दिए गए हैं 9 और 7, दोनों पॉजिटिव। देखो हम एक्यूरेट भी बना सकते थे कि x धनात्मक और y ऋणात्मक कौन से चतुर्थांश में होता है, और दोनों धनात्मक कौन से चतुर्थांश में होते हैं, ये हमने सीखा था, हम एक्यूरेट बना सकते थे, फिर मैंने ऐसे जल्दबाजी में बनाया। तो यहाँ पर ये a है और ये b है, तो a और b ये एक रेखाखंड है जिसके निर्देशांक दिए गए हैं। इनके बीच में बिंदु कहाँ है हमें नहीं पता, बिंदु p यहाँ पर है, इसके भी कोई ना कोई निर्देशांक होंगे, x और y या फिर m/n या कुछ भी कह लो। तो ये बिंदु P इस रेखाखंड को किसी अनुपात में बांटेगा, किसी न किसी अनुपात में इसको तोड़ेगा। तो वो कहता क्या है कि A और B के निर्देशांक गिवन है, और कोई बिंदु P जो है वो जो AB को किसी अनुपात में, किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, m/n में विभाजित करे। मान लिया कोई बिंदु P और उसका मान दिया गया है 3:2 के अनुपात में विभाजित करता है। तो क्या कहता है कि P के निर्देशांक क्या होंगे, और इसका ना एक सिंपल सा फार्मूला है, वो आप याद रख लीजिए। यानी कि इसके निर्देशांक x और y माने हमने, तो x निकालने का फार्मूला है, तो इसमें केवल और केवल जो, अगर ये x1 की वैल्यू है, ये y1 है, ये x2 है, और दूसरा 7 जो है ना ये y2 है। तो आपको यदि इस x की वैल्यू निकालनी होगी, यानी कि निर्देशांक p के निर्देशांक निकालेंगे हम, तो x निकालेंगे तो केवल x1 और x2 का यूज होगा, और y का मान निकालेंगे तो केवल y1 और y2 का इस्तेमाल होगा। ये बातें मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूं क्योंकि आप डायरेक्ट रटोगे ना, तो हो सकता है आप डाइवर्ट होके उसके फॉर्मूले को भूल जाओ। तो ऐसा ना हो, तो इस x निर्देशांक को निकालने का फार्मूला क्या बनेगा, देखो हमारा m/n है, तो इस m की गुणा बनेगी x2 से, और n की गुणा बनेगी x1 से, और नीचे आ जाएगा m+n, मतलब अनुपाती जोड़। ऐसे ही यदि आप y के निर्देशांक, यानी कि इस y के निर्देशांक ज्ञात करेंगे बिंदु P के लिए, तो इसमें केवल और केवल y के निर्देशांक यूज होंगे जो हमारे ए और बी बिंदु पर हैं, my2 my1 और होल डिवाइडेड बाय m+n। ये दो जो फार्मूले बनते हैं x और y निर्देशांक निकालने के लिए बिंदु P के लिए, ये आपको याद रखना पड़ेगा, आसानी रहेगी। तो आप यहाँ पर m और x2 x1 और y1 y2 की वैल्यू पुट करके जो है x और y, यानी कि इस p के निर्देशांक जो कि हमने x और y माने, वो निकाल सकते हो। अब जैसे कि हम ये फार्मूला अप्लाई करें, तो पहला निर्देशांक जो x की फॉर्म में होगा वो क्या होगा, m का मान हमारे पास ये m/n ये है हमारा, मतलब ये m की वैल्यू, ये n की वैल्यू पुट आउट करेंगे, m की वैल्यू 3, x2 क्या है हमारा, x2 हमारा ये है यानी कि 9 है, तो 3 × 9 और प्लस में n, अब n की बात करेंगे तो n हमारा क्या है 2 है, और इसकी गुणा x1 से करेंगे, x1 क्या है हमारा 4, तो ये 4 से गुणा हुआ, और m+n यानी कि अनुपाती जोड़। तो ये पहला निर्देशांक हमारा आ जाएगा 3 में 27 प्लस 2 चौके 8/5, यानी कि 27 और 8 कितने होते हैं 35, 27 और 8 होते हैं 35/5, यानी कि 5×7 35, यानी कि इस x की वैल्यू, यानी कि p का जो x वाला भाग है, इस x की वैल्यू हमारे पास 7 आ जाती है। ऐसे ही आप y की वैल्यू ज्ञात करोगे ना, इस फार्मूले से हम निकाल लेंगे। m की वैल्यू, m को y2 से गुणा करना पड़ेगा, m की वैल्यू 3 है, y2 हमारा 7 है, तो सीधा कर देता हूं मैं, 3×7 21 प्लस और 3×7 21, और इसकी गुणा हम करेंगे फिर इसके बाद में m की गुणा y1 से, m की गुणा y1 से, m क्या है हमारा 3, सॉरी ये गलत कर दिया, my2 n आएगा यहाँ पर, ny1, तो n क्या है हमारा 2, 2 की गुणा y1 से करेंगे, माइनस का 3 से गुणा करेंगे, तो 2 की गुणा -3 से करेंगे तो ये माइनस का 6 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई m+n की वैल्यू नीचे 5 आनी है, तो 21 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 15 बचेगा, 15/5,
5, तो 5 दिए 15, तो इस y की वैल्यू आई हमारे पास 3। यानी कि जो बिंदु P है, जो दी गई रेखा निर्देशांक जिसके दिए गए हैं A और B के निर्देशांकों के साथ जो बनी रेखा है, उस पर जो इनकी इस रेखा पर स्थित बिंदु P के निर्देशांक होंगे 7 और 3। तो ये जो टाइप है ना, ये आपको करनी चाहिए। कई जगह पे प्रश्न मैंने देखा है इसका, तो आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर कोई रेखाखंड है ए बी जिसके निर्देशांक दिए गए हों ए और बी के, या पी और क्यू दे दे, नाम बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट उसके निर्देशांक है होंगे कुछ ना कुछ, और कोई इस रेखा पर कोई बिंदु स्थित हो P, तो P के निर्देशांक आप इस फार्मूले से निकाल सकते हो। इसकी एक टाइप और बन जाती है, और वो टाइप क्या है? वो टाइप ये है कि ये बिंदु बिल्कुल सेंटर में हो। अगर P बिंदु, जैसे उदाहरण के लिए ये बिंदु जो है सेंटर में हो जाए, बिल्कुल सेंटर में, यानी कि इस A और B के बिल्कुल मध्य में अगर ये दे दिया जाए, ये बिंदु P, ये बिंदु P जो है A और B के बिल्कुल मध्य में दे दिया जाए, तो अनुपात आपको वो बताए चाहे ना बताए, ये अंडरस्टैंडिंग है। सॉरी, अनुपात जो यहाँ पर होगा वो 1:1 का अनुपात हो जाएगा। ये बिंदु P जो है अगर इसके सेंटर में दे दिया जाए, ए बी के बिल्कुल मध्य में दे दिया जाए, यानी कि ए बी को दो बराबर 2 भागों में बांट रहा है, तो अनुपात क्या बनेगा? जाहिर सी बात है 1:1 हो जाएगा। तो ये भी 1, ये भी 1, ये 1 और 1, तो फार्मूला x निकालने का बनेगा x1 प्लस x2 को 2 से भाग करो, और y का निर्देशांक निकालने का फार्मूला y1 प्लस y2 बटे 2 से भाग करो। तो ये आप क्लियर हो गया होगा आपको, क्योंकि m और n का मान यहाँ पर 1 और 1 हो जाएगा, यानी कि वो उस रेखाखंड को 1:1 के अनुपात में विभाजित करेगा। तो आप इससे कर सकते हो। जैसे कि मैं इसका एक प्रश्न ले लेता हूं, जैसे कि वो कहता है कि एक बिंदु P है, P बिंदु जो है ना, P बिंदु जो हमने अभी जिक्र किया था, ये P बिंदु किसी रेखाखंड को किसी अनुपात में विभाजित करेगा। तो ये P बिंदु जो है उसके निर्देशांक दे दिए। अब की बार ये निर्देशांक निकालने का फार्मूला तो था हमारे पास, बट अब की बार पहले से ही उस P बिंदु के निर्देशांक उसने दे दिए। बिंदुओं कौन से बिंदुओं हैं वो? ए बिंदु जो है ये पहले की तरह दिया गया है, उसका निर्देशांक दिया है -3 और 5, तथा बी के निर्देशांक दिए उसने अब की बार 4 और -9 को मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में काटता है। मतलब ये है कि अब की बार हमें अनुपात निकालना है, तो फार्मूला हमारा वही रहेगा, कोई उसमें चेंजेस नहीं आने वाला। अब की बार देखो, कोई भी पर्सन है, चाहे वो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड क्यों ना हो, सबसे पहला कि गिवन क्या है और निकालना क्या है, ये चीज़ों के ऊपर सबसे पहले आपको फोकस करना चाहिए। तो यहाँ पर निकालना क्या है कि वो कहता है कि बिंदु P जिसके निर्देशांक पहले से ही गिवन है, A बिंदु और B बिंदु के निर्देशांक भी गिवन है। वो कहता है कि इन A और B एक रेखाखंड जो बनेगा, उस रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करेगा, यानी कि हमें m/n निकालना है। क्या निकालना है? m/n निकालना है। तो इस तरह के प्रश्न में अनुपात को मान के चलेंगे ना हम, तो हमारे लिए आसान रहेगा। और क्या मान के चलेंगे? जैसे कि आपने सॉल्यूशन में कहीं ना कहीं मिल जाएगा, k/1 में मान लो इसको। ये k/1 हमने क्यों माना है, मैं इसका भी क्लैरिफाई कर दूं, क्योंकि हम जो कैलकुलेशन करने वाले हैं ना, उससे हमारे पास k का मान आ जाएगा। वैसे अगर आप बड़ा मानोगे ना, k की बजाय जैसे x/y मान लें, तो उसमें हमारे लिए थोड़ा लंबा पड़ेगा, सॉल्यूशन उससे भी बनेगा। बट एक को k मान लें, दूसरे को 1 मान लेते हैं ना, ऐसा मानने से हमें क्या बेनिफिट मिलेगा? केवल k कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर दूसरा अनुपात ऑटोमेटिक आ जाएगा, क्योंकि वो इसके अनुपात में है। तो आप इसमें क्या मानोगे? k/1 मान लो। तो k/1 मान लिया, तो हमारा m का मान तो k हो गया और n का मान 1। अब आपको क्या करना है सॉरी, अब आपको क्या करना है कि आपको करना है इतना सा काम, जो हमने x और y वैल्यू निकालने के जो फार्मूले यूज किए थे, x का फार्मूला निकालने का, यानी कि ये बिंदु P है ना, ये वैल्यू x मानी थी हमने और ये वैल्यू y मानी थी। x का क्या था? mx2 प्लस ny1
बटे एम प्लस एन थी। और वाई की वैल्यू निकालने का फार्मूला एम वाई टू प्लस एन वाई वन डिवाइडेड बाई एम प्लस एन, ये हमने फार्मूला याद किया था अभी। तो हमारे पास एम की वैल्यू के है, यहां पर पुट कर देंगे तो के, और x2 की वैल्यू क्या है, x2 देखो ये x1 है, ये x2 है, ये y1 है, ये नीचे वाली वैल्यू y2। तो m x2 क्या है हमारे पास, x2 हमारे पास 4 है तो 4k, और प्लस एन वाई वन, तो एन की वैल्यू 1 है, वाई वन क्या है हमारा 5, तो प्लस का 5, और डिवाइडेड बाई के जमा 1, और बराबर किसके होगा, एक्स के। एक्स किसके बराबर है हमारा, एक्स है हमारा 2, तो ये बराबर 2 के हो जाएगा। और दूसरी वैल्यू जो वाई की है ना, वो वाई की वैल्यू हमारी क्या है, एक्स और वाई की वैल्यू गिवन थी हमारी -5, तो ये वैल्यू हो जाएगी -5, और बराबर इसके रख देंगे एम वाई टू, एम की वैल्यू क्या है हमारी के है, y2 क्या है, ये y2 हमारा -9, तो -9 के, और प्लस में n की वैल्यू क्या है, फिर से हमारी n की वैल्यू हमारी 1 है, और 1 की गुणा किसके साथ है, y1 के साथ, y1 क्या है 5, तो ये 5 हो जाएगा, डिवाइड बाई m प्लस n यानी कि k प्लस 1। तो ये दो समीकरण हमारे पास बनते हैं, एक तो ये वाला और एक ये वाला। किसी भी समीकरण से आप k का मान निकाल लो, किसी भी समीकरण से। अगर दोनों से नहीं निकल पाता है तो फिर हम अलग अलग इक्वेशन की हेल्प से जो है दो चरों वाला रैखिक समीकरण बनाते हैं, बट यहाँ पर दो चर तो बन नहीं रहे। आप कोई भी ले लो, ये ले लो चाहे ये ले लो, दोनों से ही के का मान सेम आएगा, देख लेना। 4k जमा 5 बटे बराबर किसके हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके नीचे तो 1 ले लेते हैं, तो ये तो एज इट इज रहेगा 4k प्लस 5, और k प्लस 1 की गुणा 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 2k जमा 2, और यहाँ से k के एक साइड करेंगे तो 2k बराबर -3, या k बराबर -3/2। तो देखो ये बनता है आपका k का मान क्या आया, -3/2। तो यहां पर -3/2 अनुपात 1 पुट करेंगे ना, तो ये 2 उस तरफ जाएगा, तो -3 अनुपात 1 में बटना चाहिए। तो मेरा शायद गलत हुआ है कहीं पे, इनका कुछ और आया, तो मैंने शायद वैल्यू पुट करने में गलती करी, चेक करना पड़ेगा। 4k -3, 4k, एक मिनट, एन वाई वन, एन कितना है, एन की वैल्यू 1, y1 तो हमारा ठीक लिया गया, 3 और 5, हाँ ये -5 था, 2 -5 था, ये था 2 -5, जो मैंने 3 -5, 2 -5 था ये, तो ये गलत हो गया। बट क्लैरिफाई यही है कि आप इस विधि से ही करना, तो इस विधि से आप जो है m और n का अनुपात जो है वो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। देखो ये टाइप हमारी क्लियर होगी। दूसरा जो है इसके बाद में हमने जिक्र किया था कि त्रिभुज का केंद्रक वाला, एक सवाल तो हम केंद्रक का लेंगे, और दूसरा ये पता लगाना कि क्या ये त्रिभुज समांतर है या वर्ग है या आयत है या फिर समचतुर्भुज है, कौन सी त्रिभुज है उसका भी हम पता लगा सकते हैं। कैसे, जैसे कि एक पर्सन लेंगे, एक समतल में स्थित 4 बिंदु दिए गए, एक समतल का मतलब 2D है, समतल में स्थित 4 बिंदु दिए गए, 4 बिंदु, और उनके निर्देशांक दिए गए ए के निर्देशांक है 2 - 1, बी के निर्देशांक हैं 3 और 4, सी के निर्देशांक हैं -2 और 3, और डी के निर्देशांक हैं -3 और -2। वो कहता है हो तो सिद्ध कीजिए कि ABCD एक समचतुर्भुज है। वो क्या कहता है, एक समचतुर्भुज है, सिद्ध करना है। देखो भाई पेपर में सिद्ध करना तो नहीं आता, लेकिन वो आपसे ये जरूर पूछेगा कि बताइए निर्देशांक किसके हैं भाई, तो फिर ऑप्शन दे देगा नीचे, एक समचतुर्भुज के, एक वर्ग के, एक आयत के, या समथिंग कोई थर्ड ऑप्शन, तो इनमें से कोई भी, या समांतर चतुर्भुज। आप सभी जानते हो कि वर्ग को ऊपर से दबा दें, एक वर्ग को ऊपर से दबा देंगे तो वो एक साइड झुक जाएगा, और एक साइड झुकने से क्या होगा, वो एक समचतुर्भुज बन जाएगी। और यदि एक आयत है, आयत को ऊपर से दबा दे और उसकी भुजाएं हों फ्लेक्सिबल रबड़ की तरह, उसको अगर हम ऊपर से फोर्स करें तो एक साइड झुक जाएगा, उससे बन जाएगी समांतर चतुर्भुज। और कुछ प्रॉपर्टीज में भी बदलाव आएगा, क्योंकि नाम बदल गया भाई, वर्ग से समचतुर्भुज बन गई तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज चेंज हुई। और यदि समांतर चतुर्भुज बन जाती है आयत से, तो जाहिर सी बात है आयत से उसकी प्रॉपर्टीज कुछ डिफरेंट हुई, तो वो प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी पड़ेंगी। तो दिए गए प्रश्न में क्या कहता है कि ये एक समचतुर्भुज है, तो ये याद रखना है, समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती हैं,
पहला पॉइंट, वर्ग के दोनों विकर्ण बराबर होते हैं, लेकिन समचतुर्भुज के विकर्ण जो होते हैं ना वो बराबर नहीं, तो एक साइड झुक जाएंगे ना तो एक विकर्ण बड़ा हो जाएगा, उससे एक छोटा हो जाएगा। लेकिन वर्ग के और आयत के दोनों विकर्ण बराबर होते हैं, लेकिन जब हम उनको ऊपर से फोर्स करते हैं या दबा देते हैं तो एक साइड झुकने के कारण एक कोना लंबा हो जाएगा। तो एक कोना लंबा होने से क्या होगा, उनकी जो विकर्ण है उनकी लंबाइयां अलग अलग, भुजाएं तो वहीं की वही रहेंगी, आमने सामने की भुजाएं बराबर रहेंगी, बट हम समचतुर्भुज में जाते हैं तो हम ज़्यादा गहराई में नहीं जाएंगे, कन्फ्यूजन ना हो। समचतुर्भुज में क्या होता है, चारों भुजाएं बराबर। तो पहला काम तो हमारा यही है कि क्या ये चारों भुजाएं बराबर हैं, तो वो पता कर लेंगे। और वो चारों भुजाएं बराबर कैसे निकलेंगी, मतलब ये चार बिंदु दिए गए, तो क्या ये समचतुर्भुज है, तो मैं एक इस टाइप से बना देता हूँ समचतुर्भुज। मान लिया ये ए है, ये बी, ये सी और ये डी, और इसके निर्देशांक क्या क्या दिए गए, 2 और -1, और बी के निर्देशांक 3 और 4, सी के निर्देशांक -2 और 3, और डी के दिए गए -3 और -2। तो ये समचतुर्भुज कब होगी, जब ये समचतुर्भुज तब होगी जब ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, ये चारों लंबाइयां ज्ञात करोगे। और ये लंबाइयां ज़्यादा मुझे समझाने की आवश्यकता इसमें नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये लंबाई हम निकाल चुके हैं दूरी का सूत्र निकाल करके। दूरी का सूत्र अप्लाई करेंगे इसके ऊपर, तो आप ए बी निकालोगे तो ए और बी के निर्देशांकों से आप निकाल दोगे x2 - x1 या x1 - x2 प्लस y1 - 1 का दोनों का स्क्वायर का वर्गमूल कर देंगे। तो ये निकाल के हम पहले चेक करेंगे क्या चारों भुजाएं बराबर हैं, और फिर हमारी बारी आती है विकर्णों की। ये विकर्ण है हमारा, ये विकर्ण है हमारा, तो इसका विकर्ण एक को D1 मान लो, एक को D2 मान लो। विकर्ण निकालोगे तो आपको BD निकालना पड़ेगा और AC निकालना पड़ेगा, तो वो से उससे भी पता चल जाएगा क्या विकर्ण बराबर हैं। या फिर दूसरा तरीका ये भी बनता है इसका कि विकर्ण, अगर इनके विकर्ण जो होते हैं अगर वो बराबर नहीं है तो जाहिर सी बात है क्लियर हो जाएगा कि ये एक समचतुर्भुज है। ऐसे ही आपको मिल जाएगा आयत, क्या एक पर्सन इसमें आयत का भी गिवन है, वो आप खुद ट्राई करें। तो एक टाइप हमारी ये थी, एक है कि एक त्रिभुज के यदि निर्देशांक दिए गए हैं, यानी कोई त्रिभुज के निर्देशांक दिए गए, तो उसके निर्देशांक जैसे ए का 1 और 4, और बी के निर्देशांक है जैसे -3 और 5, सी के निर्देशांक दे दिए जाए जैसे 5 और 7, ये निर्देशांक दिए गए हैं। तो वो कहता है कि इसका केंद्रक ज्ञात करिए। केंद्रक, देखो केंद्रक क्या होता है, किसी भी त्रिभुज का केंद्रक क्या होता है। ये मान लिया त्रिभुज है ए बी और सी, अगर इससे इस बी सी के ऊपर लंब डालें, ये लंब डाल दिया, बी से इस ए सी पर लंब डालें तो ये भी लंब डाल दिया, और इस सी से इस सामयिक भुजा पर लंब डालेंगे तो ये लंब डाल दिया आपको। तो ये केंद्रक ये होता है, ये जो आप सेंटर जिस बिंदु के ऊपर ये तीनों लंब काटते हैं, ये बिंदु इसका क्या कहलाता है, सेंट्रोइड। ये क्या कहलाता है, सेंट्रोइड, जिसको हम केंद्रक के नाम से जानते हैं। इस केंद्रक के निर्देशांक निकालने का फार्मूला है, मतलब इसके निर्देशांक निकलेंगे ना, मतलब x और y, इसका x होगा कि सारे x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3, x1 प्लस x2 प्लस, मैं प्रश्न भी एक मिनट देख लेता हूँ। हाँ, तो ये x की वैल्यू निकालने का और y का निर्देशांक निकालेंगे तो y1, सारे y1 वाले जुड़ जाएंगे, y3 बटे 3, यानी कि आपको यदि इस केंद्र के x निर्देशांक और y निर्देशांक की वैल्यू निकालनी है तो a, b और c के, जो कि पहले से ही कोऑर्डिनेट गिवन है, निर्देशांक दिए गए हैं, यानी कि x1 ये आपका x1, ये y1, ये x2 और ये y2, ये x3 और ये y3, तो इनके ये सारे जुड़ जाएंगे x1, यानी कि 1 - 3 + 5 बटे 3 और 4 + 5 + 7 बटे 3, तो ये y के और x के निर्देशांक यानी कि केंद्रक निकालने का फार्मूला आपको याद रखना है। तो दोस्तों ये था कि जिसमें और भी इसमें कुछ और टाइप्स भी दी गई हैं, तो मेरा ये मानना है कि वो टाइप्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस में आती नहीं है। तो ये था वीडियो हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, तो जरूर लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।